2026 का हमारा क्लास पेपर सॉल्यूशन। मैंने कल ही ये क्वेश्चन पेपर डाल दिया था और उसका सॉल्यूशन अब हम देख रहे हैं। पहले हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, पहले हम ये देख लेंगे जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको कवर अप कर लेते हैं, बाद में फिर हम डिटेलिंग में जो हमारे डिटेल क्वेश्चन हैं उनको पूरा पूरा देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वियतनाम युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? अरे यार जी। पहला क्वेश्चन है, वियतनाम युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो वियतनाम युद्ध 1 नवंबर 1955 को प्रारंभ हुआ था। वियतनाम युद्ध की क्या विशेषता थी कि ये जो युद्ध था, वियतनाम युद्ध, शीत युद्ध एक कॉन्सेप्ट था ना। शीत युद्ध जो है यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में चला था एक लंबे समय के लिए, तो उसी का एक भाग था वियतनाम युद्ध। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में क्या हुआ था, उत्तरी वियतनाम का सहयोग किया था यूएसएसआर ने और दक्षिणी वियतनाम का सहयोग किया था यूएसए ने। इस युद्ध के दौरान जो रिचर्ड निक्सन थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे सन 1973 में, उन्होंने अमेरिका की सेनाओं को वापस बुलाने का ऐलान कर दिया था। पेरिस शांति समझौता, पेरिस शांति समझौता, ये देखिए, पेरिस शांति समझौता उन्होंने घोषित किया था और इसके बाद अमेरिका की सेनाओं को वापस बुला लिया था। तो हुआ क्या था, ये युद्ध कंटिन्यू चलता रहा और शांति समझौता पूर्ण नहीं हो पाया। तो 1975 का समय आया जब, तब जाके ये युद्ध खत्म हुआ। और ये किसके साथ खत्म हुआ, जब दक्षिणी वियतनाम का पर अधिकार हो गया उत्तरी वियतनाम का पूरी तरह से। तो पहला क्वेश्चन हमारा था, वियतनाम युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1 नवंबर 1955। इंडो चीन युद्ध के नाम से दूसरा क्वेश्चन है, इंडो चीन युद्ध के नाम से जाने जाने वाला वियतनाम युद्ध जो 30 अप्रैल 1975 तक प्रभावी रहा और उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम राज्यों के मध्य लड़ा गया, इसमें शामिल देश कौन कौन से थे? तो उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, ये दो हो गए। इसके अलावा यूएसए और सोवियत संघ मैंने बात कर ली, चीन भी इसमें शामिल था। तीसरा क्वेश्चन है, शीत युद्ध का हिस्सा रहे वियतनाम युद्ध में सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा क्रमशः किनका सहयोग किया गया? सोवियत संघ ने उत्तरी वियतनाम का सहयोग किया और दक्षिणी वियतनाम का सहयोग किया यूएसए ने। क्वेश्चन नंबर 4, वियतनाम युद्ध में शांति, जो वियतनाम युद्ध हुआ था उसमें शांति समझौता अमेरिका के किस राष्ट्रपति से संबंधित है? तो रिचर्ड निक्सन राष्ट्रपति थे। उन्होंने 1973 में शांति समझौता आयोजित किया था और उन्होंने कहा था कि क्या कहते हैं, इन सेनाओं को हमारी वापस बुलाया जाए। तो अमेरिका की सेना वापस चली गई थी, तो उत्तरी वियतनाम का दक्षिणी वियतनाम में अधिकार हो गया था उसके बाद। अगला क्वेश्चन है, हेक्सागन, ये हेक्सागन हाल ही में गठबंधन एक चर्चा में रहा है, ये किस देश का प्रस्तावित एक गठबंधन है? तो इसराइल का गठबंधन है ये। इसराइल ने जो हमारी जो भी बहुत ज़्यादा वैसी शक्तियाँ होती हैं, इन्हें कह लो आप सिया और सुन्नी कट्टरपंथी जो हैं, जैसे सिया कट्टरपंथी है हमारा ईरान में और सुन्नी कट्टरपंथी है हमारी तुर्की में। तो इनके खात्मे के लिए अफ्रीकी देशों, भारत और इसके अलावा साइप्रस, फिजी, ये सारे देश मिलकर साथ में आएंगे और कट्टरपंथ के खिलाफ एक संगठन ये बनाने की घोषणा की है। अभी हमारे प्रधानमंत्री भी अभी क्या कहते हैं, इसराइल के दौरे पर हैं। वेस्ट बैंक का एक मुद्दा है बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए, आपको ध्यान ही होगा, वेस्ट बैंक में हमारी गाजा स्ट्रिप, गाजा पट्टी, उसका विवाद चल रहा है बहुत लंबे समय से। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस देश द्वारा भारत के लिए पर्यटक वीजा सेवा पुनः प्रारंभ की गई? अभी अभी बांग्लादेश में चुनाव हुए हैं और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान बने हैं, नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान जी बने हैं और उन्होंने एक गुड जेस्चर के रूप में बांग्लादेश द्वारा ये वीजा जारी किया गया है, जो कि पर्यटक वीजा है भारत के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले थोड़ा सा बांग्लादेश के संबंध में जानना जरूरी है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है, भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ ही लगती है, 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है। और बीएसएफ जो है भारत और पाकिस्तान की सीमा पे कार्यरत है, हमारी जो पैरा मिलिट्री फोर्सेज है। और इसके अलावा त्रिपुरा, हमारा एक राज्य है त्रिपुरा, त्रिपुरा जो है ये तीन ओर से किससे घिरा है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है, बांग्लादेश से, त्रिपुरा बांग्लादेश से घिरा है। और एक बात ये इंपॉर्टेंट है, एक हमारा एक क्या कहते हैं, यहाँ पर सुंदरबन का डेल्टा है ना, बहुत बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा, उसका अधिकांश भाग, सुंदरबन डेल्टा का अधिकांश भाग कहाँ पड़ता है? बांग्लादेश में पड़ता है। और क्या कहते हैं, मेघना एक इंपॉर्टेंट नदी है यहाँ पे, मेघना, बाद में जो गंगा है ब्रह्मपुत्र का संगम होता है वो मेघना के ही नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में ईरान द्वारा किस एक देश या देश समूह में नौसेना और वायुसेना को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है? यूरोपियन यूनियन, मॉस्ट्रिच संधि, आपको ध्यान होगा रोम की संधि हुई थी 1958 और उसके तहत यूरोपियन यूनियन 7 इनर कंट्रीज थी, यूरोप की 7 इनर कंट्रीज द्वारा ईयू की स्थापना की गई। और फिर 1993 में मॉस्ट्रिच की संधि हुई, उस मॉस्ट्रिच की संधि के तहत इसका नाम दिया गया। यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल की स्थापना 1958 में हुई थी, उसके बाद ये 1993 में। ठीक है, ब्रेग्जिट हुआ था 2016 में, 21 में उसको पूर्णता उसको पता चला हमें कि ब्रेग्जिट जन समर्थन लिया गया इसमें ना, ब्रिटेन का एग्जिट हुआ था ईयू से।
ये ईयू के बारे में कोई ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ब्रुसेल्स बेल्जियम यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय है। उर्सुला वॉन डर लियोन और एंटोनियो कोस्टा 2026 में अभी 26 जनवरी के दिन भारत आए थे मुख्य अतिथि के तौर पे, एंटोनियो कोस्टा। और गांधी जी ने उन्हें लिस्बन का गांधी भी कहा था। 2007 में लिस्बन की संधि भी हुई थी, यूरोपियन यूनियन में लिस्बन की संधि 2007 में हुई थी। और क्या ध्यान रखना है इसमें, तो हाँ, ये यूरोपियन यूनियन को क्या घोषित किया ईरान द्वारा, आतंकी संगठन घोषित किया, क्योंकि यूरोपियन यूनियन द्वारा इससे पहले क्या किया गया था, यहाँ की ईरान की एक हमारा मोसाद करके है, मोसाद, यहाँ का जो सेना है उसको घोषित किया था, मोसाद, मोसाद इज़राइल का है या फिर यहाँ का है, एक मतलब सेना का संगठन है वो, उसको घोषित किया था आतंकी संगठन, तो इसने भी बदले में ये कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8, पंडित गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान, मतलब ये नैनीताल जू की बात हो रही है, नैनीताल जू। नैनीताल जू कहाँ है? नैनीताल जू नैनीताल में ही होगा, मतलब इसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान, और 1995 में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है 9, किसके तहत काम करता है? चिड़ियाघर नीति के तहत काम करता है ये, और चिड़ियाघर नीति 1992 में आई थी। क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रीय चिड़ियाघर नीति है ये 1992। क्वेश्चन नंबर 10, 9 दो बार हो गया है, तो उत्तराखंड उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान, उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान नैनीताल में है, पौध शोध संस्थान श्रीनगर में है, 1980 में बना था। क्वेश्चन नंबर 10, वीर माधो सिंह भंडारी किसका सेनापति था? ये महीपति शाह और पृथ्वीपति शाह दोनों के समयकाल में रहा है। महीपति शाह की पत्नी थी महारानी कर्णावती, कर्णावती जिन्हें नाक कटी रानी, नाक काटने वाली रानी भी कहा जाता है। बेग मुगल की सहायता से इन्होंने नजाबत खान की सेना की नाक काट दी, औरंगजेब ने भेजा था, नजाबत खान की सेना की नाक काट दी, और ये बाद में इसने आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था कि नाक काट दी। तो नाक काटने वाली रानी राज्य की कर्णावती। और एक बात और याद रखना, उत्तराखंड की कुमाऊं की झांसी की रानी किसे कहा जाता है? उसे जय रानी को कहा जाता है। तो महीपति शाह पे वापस आते हैं, गर्भभंजन के नाम से जाना जाता है महीपति शाह को। बहुत लंबी उम्र के बाद ये सेना मतलब राजा बना था, तो बहुत अधिक उम्र में राजा बनने वाला शासक महीपति शाह। महीपति शाह ने बहुत से सैकड़ों नागा बाबों की हत्या करा दी थी, और उसका पश्चाताप हुआ था इसे। तो उसके बाद इसने अपना संपूर्ण जीवन आगे का युद्ध में ही व्यतीत किया। हालांकि भरत मंदिर वहाँ क्या कहते हैं ऋषिकेश में इसने तपस्या भी की थी, लेकिन शांति प्राप्त नहीं हुई थी। उसके बाद उसका बेटा पृथ्वीपति शाह गद्दी पर बैठता है। माधो सिंह भंडारी किसका सेनापति था? तो इन दोनों के ही समयकाल में सेनापति था। और तिब्बत दाभा आक्रमण किया था माधो सिंह भंडारी ने। गर्भंजन के नाम से किसे जाना जाता है? गर्भभंजन के नाम से जाना जाता है महीपति शाह को, के पवार शासक महीपति शाह। और गर्भभंजक के नाम से जाना जाता है, गर्भभंजक के नाम से जाना जाता है माधो सिंह भंडारी। महीपति शाह के बारे में एक इंपॉर्टेंट, दोनों को कंबाइन करके ले रहा हूँ मैं, क्योंकि जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है ना। तो महीपति शाह के बारे में एक रोटी सूची प्रथा थी, इसने रोटी सूची प्रथा चलाई थी, रोटी सूची प्रथा। रोटी सूची प्रथा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ सवाल है। तो 1630-31 के आसपास ही गद्दी में बैठा, और 1633 के आसपास में इसकी मृत्यु हो जाती है। बहुत लंबा समय शासनकाल इसका नहीं रहता है महीपति शाह का। रोटी सूची प्रथा चलाई थी, युद्ध के दौरान अपनी सेना को ले जाना पड़ता था, उसके खाने वाने की व्यवस्था करने के लिए ये प्रथा चलाई गई थी। रोटी सूची प्रथा किसने चलाई? महीपति शाह द्वारा चलाई गई। तो गर्भभंजक इसका सेनापति था। रिखोला लोधी भी इसका सेनापति था, रिखोला लोधी। बनवारी दास, बनवारी दास, बनवारी दास, इसके ये 3 सेनापति थे, रिखोला लोधी, बनवारी दास और माधो सिंह भंडारी, माधो सिंह भंडारी। और रिखोला लोधी ने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था। इसका जो उत्तराखंड का हमारा ये वाला क्षेत्र है ना, सिरमौर वाला क्षेत्र हो गया, उत्तरी दक्षिणी तिब्बत का क्षेत्र हो गया, और गढ़वाल का ये वाला दक्षिणी क्षेत्र हो गया। तो इन क्षेत्रों को जिताने के लिए भरपूर प्रयास किया था रिखोला लोधी, और दक्षिणी क्षेत्रों में सिरमौर का, तिब्बत का और गढ़वाल का दक्षिणी क्षेत्रों को जीतने में रिखोला लोधी ने महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त की थी। और दाभा वाली बात मैंने बात बताई दी। आगे चलते हैं, डिटेल में होगा तो आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है गर्भभंजन के नाम से, गर्भभंजक के बारे में। हाँ, गर्भभंजक जो है हमारा माधो सिंह भंडारी, मलेथा की गुल, मलेथा में इसका जन्म हुआ था, टिहरी में। मलेथा कहाँ है? टिहरी में, टिहरी मलेथा में इसका जन्म हुआ था। कालू भंडारी इसके पिता का नाम था, कालू भंडारी इसके पिता का नाम था। और उदीना भंडारी, उदीना भंडारी इसकी पत्नी का नाम था, उदीना भंडारी पत्नी का नाम था। इसके बाद इसका बेटा हुआ गजे। गर्भभंजक कहा क्यों जाता है? गजे नाम का इसका जो बेटा था उसको इसने बलि दे दी थी, बलि दे दी थी, तो इसीलिए गर्भभंजक के नाम से इसको जाना जाता है गजे। और क्या कहते हैं, इसकी पत्नी थी, गजे की पत्नी थी मथुरा बौराणी, मथुरा बौराणी। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्वेश्चन आता है ये अक्सर, कि जो मथुरा बौराणी है और गजे, ये जो माधो सिंह भंडारी का बेटा है, रघुनाथ मंदिर, रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग, देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर है। तो रघुनाथ मंदिर जो देवप्रयाग का द्रविड़ शैली में बना हुआ है, यहाँ पर एक अभिलेख हमें प्राप्त होता है। इस अभिलेख में नाम मिलता है गजे और मथुरा बौराणी का। रघुनाथ मंदिर में ही हमें सहजपाल का नाम मिलता है। सहजपाल जो क्या कहते हैं, हमारा अजय पाल का उत्तराधिकारी था सहजपाल, उसका घंटी में नाम मिलता है सहजपाल का, पवार शासक ही है ये भी सहजपाल। रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में है, भागीरथी अलकनंदा का संगम होता है देवप्रयाग में। इसके अलावा मैंने बनवारी दास की बात की यहाँ पे, तो बनवारी दास कौन है? बनवारी दास मौलाराम की हमने बात सुनी है, चित्रकार है, फेमस चित्रकार है। अगला क्वेश्चन एक क्वेश्चन ही है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 16, बाघ और घुड़ड किसकी एक प्रसिद्ध चित्रकला है? तो मौलाराम की चित्रकला, उसी का पूर्वज था। ठीक है, जब सुलेमान सिकोय, दारा शिकोय का बेटा सुलेमान सिकोय जब भारत आया था, उत्तराखंड आया था, तो उत्तराखंड की यात्रा के दौरान कुछ संरक्षण प्रदान किया गया था पृथ्वीपति शाह द्वारा। तो जब संरक्षण प्रदान किया तो उसमें हरिदास और ये सब इन सबको लेकर आया था,
तो उन्हीं वंशज में ये पाया जाता है हमें बनवारी दास। तो बनवारी दास इसका सेनापति था महीपति शाह का, ये थोड़ा-सा ध्यान रख लेना है आपको। क्वेश्चन हमारा ये है अगला, गढ़भंजक हमने डिटेल में बात कर लेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 12, गढ़वाल के इतिहास में किसे गढ़भंजन के नाम से महीपति शाह पवार शासक। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। क्वेश्चन नंबर 13, हिसार हरियाणा में है। 14वां क्वेश्चन, राज्य के संबंध में नुणाई मेला किससे संबंधित है? तो भेड़ों से संबंधित है। भेड़ किस जानवर से संबंधित है? तो भेड़ से संबंधित है। जौनसारी जनजाति के लोग ये सेलिब्रेट करते हैं। चक्रात्या के आसपास के क्षेत्र में नुणाई मेला आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा मखदूम यूपी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 बात कर ही ली हमने, मौलाराम ने बागुरण पहाड़ी चित्रकला। क्वेश्चन नंबर 17, मदकोट नाम का गर्म जलकुंड राज्य में कहाँ स्थित है? तो पिथौरागढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, माँ पूर्णागिरी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? माँ पूर्णागिरी मंदिर चंपावत जनपद में स्थित है, टनकपुर क्षेत्र में, और शारदा नदी के तट पर स्थित है, और ये अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित है, और शक्तिपीठों में से स्थित है, 107 शक्तिपीठ। क्वेश्चन नंबर 19, चंद वंश का शासक जो अपना संपूर्ण राज्य युवराज इंद्रचंद को सौंपकर देवी माता पूर्णागिरी की सेवा में तल्लीन हो गया था, तो वो पूर्णचंद था। इंद्रचंद को आप जानते हैं, रेशम के कारखाने लगाए थे 800 कुछ ईस्वी में, रेशम का कारखाना, और उसने काशीपुर में लगाया था। काशीपुर में रेशम का कारखाना लगाया था। और कहाँ से सीख के आया था ये सब रेशम की टेक्नोलॉजी? ये सब यहाँ से सीख के आया था, नेपाल से। तो पूर्णचंद वो शासक है, और इसने अपने बेटे इंद्रचंद को पूरा राज्य सौंप दिया था, और उसमें तल्लीन हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, राज्य में पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई? 1944 में राज्य में पशुपालन विभाग की स्थापना हुई। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? एक तो मध्य पाषाण काल में ये हमें याद रखना है कि रोपण यज्ञदत्त शर्मा, रोपण नामक क्षेत्र है, यज्ञदत्त शर्मा द्वारा यहाँ पर 1955 के समय पे क्या खोज की गई है? 1955 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा यहाँ पर कुत्ते के आदमी के साथ कुत्ता दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं रोपण में। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है यज्ञदत्त शर्मा, रोपण में आदमी के साथ कुत्ता दफनाए जाने के। मध्यपाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आदमगढ़ एक जगह है मध्य प्रदेश में, होशंगाबाद जिला है, होशंगाबाद के आदमगढ़ में एमपी में, और बागोर राजस्थान में मध्यपाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, बैडमिंटन से रिलेटेड है, क्योंकि रिसेंटली न्यूज़पेपर से ही होता है ये सारा कुछ, जो न्यूज़पेपर से ही बनता है पूरा क्वेश्चन पेपर। तो रिसेंटली बैडमिंटन से संबंधित कोई ऐसा टॉपिक था जिसमें बच्चों को पुरस्कृत किया गया था। तो राज्य के जो इंपॉर्टेंट बैडमिंटन प्लेयर हैं उनको कौन कौन से पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, उनके संबंध में है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, 2019 और 20 में देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार किसे प्राप्त किया गया? दोनों बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, क्योंकि बैडमिंटन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 2019 में पैरा खिलाड़ी, पैरा मतलब विकलांग जो है, मनोज सरकार, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है ये मनोज सरकार, 2019 में, और 2020 में लक्ष्य सेन को उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। लक्ष्य सेन और चिराग सेन दोनों भाई हैं, अल्मोड़ा के रहने वाले हैं, और बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इनके पिताजी हैं धीरेन्द्र कुमार सेन, जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया राज्य का 2019-20 में। क्वेश्चन नंबर 23, 2018 और 22 का अर्जुन पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ? 2018 का मनोज सरकार को, 2022 का लक्ष्य सेन को प्राप्त हुआ। 2000 अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, मधुमिता बिष्ट को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार मिला? ये भी बैडमिंटन खिलाड़ी है मधुमिता बिष्ट, 2006 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला। क्वेश्चन नंबर 26, मंडल आयोग का संबंध किससे है? तो दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग है ये, और इसको 1979 में लाया गया था, 1980 में लागू हुआ था, और इसके तहत आरक्षण का प्रावधान किया गया। आरक्षण पे आजकल बहुत ज़्यादा टॉपिक चल रहा है, तो रिसेंटली हमें एक आर्टिकल 14, 15, 16 इन सब पे चर्चा करनी पड़ेगी, करेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, राज्य में समान नागरिक संहिता कब लागू हुई? 27 जनवरी को समान नागरिक दिवस भी मनाया जाता है, 27 जनवरी 2025 को लागू किया गया था समान नागरिक संहिता। रंजना प्रकाश देसाई समिति बनी थी ना, रंजना प्रकाश देसाई समिति, तो ये बनी थी, और ये 27 जनवरी 2025 को समान नागरिक संहिता लागू हो गया था। सी जल मत्स्य अनुसंधान संस्थान राज्य में भीमताल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28, और 1987 में बना था, और पहला राज्य है ऐसा उत्तराखंड जिसमें मत्स्य नीति लागू की थी 2002 में। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में राज्य के किन जनपदों को दुबई में मत्स्य निर्यात के लिए नामित किया गया है? तो ट्राउट मछलियां राज्य की निर्यात की जाएंगी, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ को नामित किया गया। पहले पिथौरागढ़ का नंबर आएगा, फिर उसके बाद उत्तरकाशी का नंबर आएगा, इसीलिए ये क्वेश्चन हमने शीतजल मत्स्य के अनुसंधान की बात की है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में दिव्यांगों को प्रतिमाह कितनी पेंशन दी जाती है? 1500 रुपये। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कब किया गया था? तो 1979 में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ था, पहले अध्यक्ष थे देवीदत्त पंजी, और 1987 में पत्र बम फेंक दिया था संसद में त्रिवेंद्र पवार द्वारा, उसके बाद इसका विघटन हो गया था 1987 में, और इसके बाद काशी सिंह हरी के पास इसकी बागडोर आ गई थी उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी की। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है? उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत है, 2010 में घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 को आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 2024 की रिपोर्ट है, इसीलिए इसे छोड़ते हैं, चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन है 35, हिंदी व्याकरण विशेषण के महत्व। तो विशेषण आप टॉपिक पढ़ लीजिएगा, विशेषण किसी बार अलग से, आगे मैं अलग से चर्चा करूंगा किस दिन विशेषण टॉपिक पे ही। अगला क्वेश्चन है क्विज के साथ। क्वेश्चन नंबर
36 दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार, क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या है देखिए, एडविन लुटियन की संसद में फ़ोटो थी, उस फ़ोटो को हटाकर राजगोपालाचारी जो हमारे पहले गवर्नर जनरल थे, राजगोपालाचारी फ़ॉर्मूला भी आप इसके साथ में देख लीजिए, जिसके तहत पाकिस्तान के विभाजन की बात को पूरा प्रबलता से कहा गया 1940 से। अगस्त अगस्त क्रांति और अगस्त प्रस्ताव में अंतर आप ध्यान रखिए। अगस्त क्रांति जो है वो है 1942 की भारत छोड़ो आंदोलन, और अगस्त प्रस्ताव जो है वो है 1940 का भारत पाकिस्तान विभाजन के संबंध में है अगस्त प्रस्ताव। तो सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, उनकी फोटो अब लगाई जाएगी एडविन लुटियन की जगह पे। क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में सुरक्षा बलों द्वारा चलाया गया ऑपरेशन त्रासदी वन, ये किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर में जो हमारे जैश के जो आतंकवादी हैं, हमारे लश्कर ए तोयबा और ये सब, इनके खात्मे के लिए, आतंकवाद के खात्मे के लिए किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, इसके साथ ही ये भी ध्यान रख लेना है, ये अगले कल के न्यूज़पेपर में होगा, प्रहार नाम की एक प्रणाली जारी की गई है, एक नीति जारी की गई है भारत सरकार द्वारा, जो आतंकवाद के विरोध में पहली नीति है भारत की, प्रहार। क्वेश्चन नंबर 39, राजा सोमचंद के संबंध में 5 बिंदु लिखिए। राजा सोमचंद चंद्रवंश का संस्थापक था। राजा सोमचंद ने 4 किलेदार नियुक्त किए। बुढ़ चौराहा नामक एक घटना है, ठीक है, वो इसी के समय काल की है। तो इसने सबसे पहले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचायती राज को शुरू करने वाला, पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम सयाणा, ग्रामीणी और सयाणा, सयाणा नामक ये पद इसने शुरू किए थे। तो पंचायती राज व्यवस्था शुरू करने वाला सोमचंद था। इसने 4 किलेदार नियुक्त किए, बुरा, कार्की, तड़ाकी, चौधरी, और इसके अलावा इसने राजबुंगा किला बनाया था चंपावत में। राजबुंगा राजबुंगा किला किसने बनाया? तो सोमचंद द्वारा चंपावत में राजबुंगा किला बनाया गया था। और राजा सोमचंद के संबंध में, ये झूसी इलाहाबाद का रहने वाला था, यहाँ आया था तो ब्रह्मदेव की बेटी से इसका विवाह हुआ था, उसने कुछ जागीर इसे दान की थी, और उसके साथ ही इसने अपना साम्राज्य का विस्तार किया था। थोड़ा सा डिटेलिंग में और देख लेते हैं अब आगे जो डिटेल क्वेश्चन थे। पहली बात तो मैं वहाँ पे वियतनाम युद्ध की बात की थी, तो वियतनाम में आपको याद रख लेना है, रेड रिवर या होंग रिवर, रेड रिवर या होंग रिवर किससे संबंधित है? तो ये रेड रिवर, होंग रिवर संबंधित है वियतनाम से। मेकोंग नदी एक इंपॉर्टेंट नदी है, मेकोंग नदी, ठीक है, मेकोंग नदी। और आगे चलते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर, हाँ, ये सोमचंद के संबंध में था, शिव का उपासक था, झूसी इलाहाबाद से आया था, चंद्रवंश का संस्थापक था, 4 किलेदार, ये सब हमने बात कर दी। पंचायती राज इसने सोमचंद ने शुरू किया था। सोमचंद डोटी के राजा को कर दिया करता था, एक स्वतंत्र राजा नहीं था। समाज को 8 भागों में बांटा था, किस राजा ने समाज को 8 भागों में बांटा था? इसने, सोमचंद ने। इलियट के अनुसार ये झांसी से आया था, और एटकिंसन कहते हैं कि ये झूसी से आया था, इलाहाबाद से आया था। अगला क्वेश्चन है, एक माधो सिंह भंडारी के संबंध में हमारा क्वेश्चन था। तो माधो सिंह भंडारी के संबंध में, इनका पिता का नाम, वो हमने चर्चा कर ही ली थी, पिता का नाम कालू भंडारी, पत्नी उदीना भंडारी, कर्मभंजक, एकमात्र पुत्र गजे की बलि दी थी। रघुनाथ बंदे देवप्रयाग द्वारा अभिलेख में पुत्र गजे, और ये बात हो गई थी हमारी। महारानी कर्णावती नक्कटी रानी का ताम्रलेख मिलता है, जिसमें, अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट ये है, हटवाल ब्राह्मण को इसने भूमि दान की थी। जब ये किस अभियान में था? तिब्बत अभियान में था, तो उस दौरान चमोली में एक हटवाल ब्राह्मण को इन्होंने भूमि दान दी थी, तो उसका साक्षी रहा था माधो सिंह भंडारी। कर्णपुर नगर बसाया था महारानी कर्णावती ने, नक्कटी रानी। इस ताम्रलेख से ये भी ज्ञात होता है कि तुमुल युद्ध, जो छोटा चीन का युद्ध है, वो 1640 के आसपास का हुआ होगा। तो 1640 का अभिलेख है ये, तो इसी समय का ये तुमुलगढ़ का युद्ध हुआ था, और उसके बाद क्या कहते हैं, सतलुज नदी के तट पे ये मारा गया था, इसकी मृत्यु हो गई थी माधो सिंह भंडारी की। मलेथा की गूल 225 फीट लंबी दोणधार पहाड़ी से बनाई गई थी, चंद्रभागा नदी में को मोड़ा था इसने, और गूल बनाई थी। मशेरगढ़ का किला किसने बनाया? माधो सिंह भंडारी द्वारा मशेरगढ़ का किला बनाया गया। महिपति शाह, महिपति शाह 1631 से 34 के समय काल में रहा है। महिपति शाह सबसे अधिक उम्र में शासक बनने वाला राजा था। सेनापति रिकोला लोधी, माधो सिंह भंडारी, बनवारी दास, ये इसके सेनापति थे। एंड्रोड एक ये यात्री था, इसने वर्णन किया है कि दाभा पर आक्रमण, इसने 3 बार दाभा पर आक्रमण किया था। एंड्रोड इसी समय पे आया था, एंड्रोड 3 बार युद्ध किया था दाभा पर। काकू अमोर का युद्ध, काकू अमोर बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। काकू अमोर का युद्ध किससे संबंधित है? महिपति शाह से संबंधित है। इसी युद्ध में बलिदान हो गया था काकू अमोर युद्ध का, नागा बाबाओं को मरवाया था ना, उसके बाद प्रायश्चित के लिए युद्ध में कूदा था, तो वो काकू अमोर का ही युद्ध था, और इस काकू अमोर के युद्ध में उसकी मृत्यु हो जाती है। ये काकू अमोर जो युद्ध है, इस काकू अमोर युद्ध में चंद वंश के साथ हुआ था, चंद शासक के साथ हुआ था, जिसका नाम था त्रिमल चंद, और त्रिमल चंद ने इसे हरा दिया था, इसके बाद ये मारा गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रमुख वाद्य यंत्रों से संबंधित था। मेन क्वेश्चन यही था हमारे, जो छूट गया था। तो धातु या घनवाद्य, जो कि पूरी तरह धातु से बने हुए होते हैं और उन्हीं को बजाया जाता है। तो कौन कौन से ऐसे वाद्य, जैसे घंटा हो गया, खजड़ी होगी, चिमटा, करताल, बिनाई इंपॉर्टेंट है, दांत में दबाकर बजाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, बिनाई ध्यान रखना। कांसे की थाली, मजीरा, मजीरा, घाना घानी और घुंघरू, कसेरी, कसेरी भी इंपॉर्टेंट है, अलग से जो नाम लग रहे हैं वो ध्यान रखना, झांझ, कसेरी, बिनाई। नेक्स्ट अगला, इसके अलावा हमारे जो अवनद वाद्य होते हैं, चर्म वाद्य भी कहा जाता है जिन्हें, हुड़का, डौर, ढोलक, दमाऊ, ये सारे, नगाड़ा, धतीमा, डफली, डमरू, तबला, साइया, साइया, ये अवनत या चर्म वाद्य, चमड़े के बने हुए, खाल से बनाए जाते हैं ये वाद्य। तो धातु के वाद्य एक घन वाद्य होते हैं, चर्म वाद्य या अवनद वाद्य, जो कि चमड़े से बनाए जाते हैं। तीसरे तरह के वाद्य होते हैं सुशीर वाद्य, जिसमें बजाया जाता है मुंह से, हवा से फूंक कर। तो मशक बीन हो गया, भंकोर हो गया, तुरही हो गया, मुरली हो गया, रणसिंगा हो गया, नागपनी हो गया, शंख, मोछंग, अलगोजा,
ये सारे के सारे वाद्य। अंकुरा भंकुरा याद रखना, अंकुरा भंकुरा क्या है? सुशिर वाद्य हैं, सुशिर वाद्य। और ये अलगोजा तो आया भी हुआ है क्वेश्चन, सुशिर वाद्य। ओके, थैंक यू।